राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 12 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का डिस्कशन किया था और आज हम इसके एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी ऐसा है कि हर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट हो, जेटेट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का चैप्टर का नाम है पादप में जनन। कायिक अंग। कायिक अंग किसे कहते हैं? पादप में मूल, तना और पत्तियां होती हैं और ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। वृद्धि की निश्चित जो अवधि होती है, मतलब बढ़ते जाता है, उसके बाद क्या होता है, अधिकांश पादप में पुष्प निकल जाते हैं। और जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें बीज की जरूरत नहीं पड़ती है और पादप क्या होता है, बिना बीज के ही जन्म लेते हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। इसके बारे में हम अगले में थोड़ा डिस्कस करके पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। पादप में जनन अंग का कार्य किसके द्वारा होता है? पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों हो सकते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग है और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग है। किसी पुष्प में क्या होता है कि आपका केवल नर जनन अंग भी हो सकता है, मादा जनन अंग भी हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है। कायिक प्रवर्धन किससे कहते हैं? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन कैसा है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। और चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। जो हम बीज से पौधे उगाते हैं उसके कंपैरिजन में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन में अगर लगाते हैं पादप को, पौधों को, तो वो कम समय में उग जाते हैं। कर्तन या कलम किसे कहते हैं? पर्व संधि, तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या फिर कलम कहते हैं। कायिक कलिकाएं किसे कहते हैं? पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती है। ये कलिकाएं प्रारूह अंकुरों के रूप में विकसित होती है और यही क्या होता है, कायिक कलिकाएं कहलाती है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएं भी नई पादप को जन्म दे सकती हैं। कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। और ईस्ट क्या है? एक एकल कोशिका जीव है। मुकुल या कली किसे कहते हैं? ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्त मुकुल या फिर कली कहलाता है। मुकुल क्या होता है? क्रमशः वृद्धि करता रहता है और जनक कोशिका से विलग होकर फिर से एक नया ईस्ट कोशिका बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से उसमें से कली निकलने लगता है। इसी तरह चक्र चलता रहता है। आलू की आँख क्या होती है? पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष पर पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं प्रारूह अंकुरों के रूप में विकसित होती है, जो कि क्या होता है, आलू की आँख होती है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएं भी नई पादप को जन्म दे सकती हैं। शैवाल की वृद्धि कैसे होती है? जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल का वृद्धि कैसे करते हैं? खंडन द्वारा। मांस या फर्न जैसे पादपों का जनन किस विधि द्वारा होता है? मांस या फिर फर्न जैसे पादप में भी जनन क्या होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है। एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मतलब या फिर पुंकेसर हो सकता है या फिर स्त्री केसर, कोई एक ही हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एकलिंगी पुष्प होता है। जैसे कि मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में एकलिंगी पुष्प होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकलिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं इनमें से? तो मक्का, पपीता, ककड़ी या फिर खीरे। ककड़ी और खीरे से तो एक याद हो जाएगा आपका, फिर आपको याद करना है मक्का, पपीता।
द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। इसमें आपको दोनों की जरूरत पड़ती है, पुंकेसर और स्त्री केसर की। जैसे कि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। नर और मादा क्या होता है? एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं या फिर अलग में भी हो सकते हैं। युग्मंज कैसे बनता है? लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन संयोग से युग्मंज बनता है। पादप में नर युग्मकों और स्त्री केसर को बनाते हैं। कैसे? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं, और स्त्री केसर में क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है जो वर्तिका और अंडाशय होता है। नर में क्या होता है? परागकण होते हैं, और स्त्री केसर में क्या होता है? वर्तिकाग्र और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजाणु होते हैं, और मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड में होता है। परागण किसे कहते हैं? परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। वर्तिकाग्र कहाँ होता है? स्त्री केसर में होता है। और परागकण कहाँ होता है? नर युग्मक होता है वो चीज़। तो कहाँ होता है? पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो होता है वो परागण कहलाता है। स्वपरागण किसे कहते हैं? यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण क्या होता है? अगर कोई पौधा है उसमें से जो एक पुष्प है उसमें से परागण जो होता है उसी वर्तिकाग्र पर गिरता है तो क्या होगा? स्वपरागण हो गया। और पर परागण किसे कहते हैं? जब पुष्प के परागण उसी पादप के, मतलब एक पौधा है उसी पादप के दूसरे फूल में गिरता है उसके वर्तिकाग्र पर, तो क्या होता है? इसे पर परागण कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? युग्मंज बनाने के लिए नर और मादा युग्मक का युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। परागण कितने प्रकार का होता है? परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकरण किसके द्वारा होता है? प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकरण पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकरण के क्या लाभ हैं? पादपों को बीजों के प्रकरण से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिद में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। अगर एक ही जगह कोई बीज गिर जाता है तो एक ही जगह पौधे भी उग जाएंगे तो उनके लिए क्या होगा? खनिज भी अच्छे से किसी को नहीं मिलेगा, ना ही जल मिलेगा, ना ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो ऐसे में हो जाएगा कि वो अच्छे ढंग से नहीं उग पाएगा, उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रकरण बहुत ज़रूरी होता है। प्रकरण में क्या होता है कि वो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, मतलब वो जाने का प्रोग्राम आपका है कि पवन से भी जा सकता है, जल से भी जा सकता है, या फिर जंतुओं के द्वारा भी जा सकता है। प्रकरण पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है। प्रकरण का क्या लाभ है कि वो व्यापक क्षेत्र में, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में, यहाँ मतलब दूर दूर क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। अगर वो अलग अलग रहेंगे तो वो उनको खनिज भी अच्छे से मिलेगा, जल भी मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, मतलब जो उनको उगने के लिए, बढ़ने के लिए जो ज़रूरत होती है वो अच्छे से मिलेगी। और वही अगर एक जगह रहेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा? स्पर्धा होगा, तो कोई भी पौधा अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा। सहजन और मेपल के बीज हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाए जाते हैं, उनमें कौन सा गुण होता है? सहजन और मेपल जैसे पंखों वाले बीज हवा के साथ दूर स्थानों तक उड़ जाते हैं। अब हम अभ्यास का प्रश्न करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जो जनक पादप होता है, कायिक भागों से पादप का उत्पादन होता है, वो क्या होता है? कायिक प्रवर्धन। और ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जननांग होता है वो क्या कहलाते हैं? एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और जिनमें दोनों होता है, नर और मादा, वो क्या हो जाएगा? द्विलिंगी कहलाता है। एकलिंगी में मैंने आपको क्या बताया था? मक्का, पपीता और खीरा, ककड़ी बताया था। द्विलिंगी में आपका हो जाएगा आपका सरसों और क्या था? सरसों, गुलाब और पिटूनिया। परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या होता है? परागण कहलाता है।
नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। बीज प्रकरण किसके किसके द्वारा होता है? पवन से होता है, जल से होता है, जंतु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। अलैंगिक जनन में कौन कौन सा विधि होता है उसका उदाहरण देना है। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। और अलैंगिक जनन की विधियां है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? पूर्ण विकसित पौधे के शरीर पर एक उभार की तरह की संरचना बन जाती है जिसे मुकुल कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा और ईस्ट में होता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई कोशिका बनाता है। नई कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई कोशिकाएं बनाती है। कायिक प्रवर्धन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। प्राकृतिक में आपका क्या हो जाएगा? प्रकृति में पौधों की जड़, तना, पत्तों आदि पर उपस्थित कलिकाओं से नए पौधे पैदा करना प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो उसमें कुछ नहीं करता है, वो अपने आप नेचुरल तरीके से बढ़ता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम में क्या हो जाएगा? रोपण द्वारा कलम लगाकर या दाब कलम लगाकर मनुष्य स्वयं भी अपने प्रयत्नों से पौधों को तैयार करता रहता है। इस प्रक्रिया को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि गुलाब, आम आदि। गुलाब में क्या होता है? उसका डंडल आप काट दो, तना काट देते हो, उसके बाद उसको आप मिट्टी में लगा दो अच्छे से, उसमें पानी सब डालो तो क्या हो जाएगा? उसमें से फिर वो लग जाता है, पौधा बन जाता है। तो रोपण या कलम द्वारा होता है। खंडन विधि, जलीय पादप जैसे शैवाल में खंडन विधि द्वारा गुणन होता है। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड नए जीवन के रूप में वृद्धि करने लगता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। बीजाणु निर्माण विधि, बीजाणु अलैंगिक जनन करते हैं और जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस या फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है। पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। लैंगिक प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें दो माता पिता, एक नर और दूसरा मादा की आवश्यकता होती है। नर माता पिता नर युग्मक या नर यौन कोशिका शुक्राणु का उत्पादन करते हैं और मादा माता पिता मादा युग्मक या अंड कोशिका अंडाणु का उत्पादन करते हैं। नर क्या होता है? शुक्राणु का उत्पादन करते हैं और मादा क्या होता है? अंड कोशिका अंडाणु का उत्पादन करते हैं। और जब शुक्राणु और अंड कोशिका एक साथ जोड़ते हैं तो वे एक तीसरी कोशिका बनाते हैं जिसे युग्मंज के रूप में जाना जाता है। शुक्राणु और अंड कोशिका के संलयन की इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मंज का उत्पादन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। युग्मंज नए जीव की पहली कोशिका है। यह समय के साथ एक पूर्ण जीव में विकसित होता है। फूल वाले पौधों में बीजों के निर्माण से लैंगिक प्रजनन होता है। फूल वाले पौधे में क्या होता है? बीजों के निर्माण से लैंगिक प्रजनन होता है। फूल मुख्य अंग है जो पौधों में लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। अलैंगिक जनन, इसके लिए केवल एक संतति की आवश्यकता होती है और अलैंगिक प्रजनन में नव विकसित पौधे और जनक और एक दूसरे के समान होते हैं। अलैंगिक में क्या होता है? नव विकसित जो पौधा होता है वो एक दूसरे के समान ही होता है, लैंगिक में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन के लिए विशेष प्रजनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण है खमीर, गुलाब, चमेली, आलू आदि। इसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है और इससे उत्पन्न संतान में नए गुण उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। अधिकांश विधियों में मूल जनक गायब हो जाता है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, केवल एक ही माता पिता की विशेषताएं विरासत में मिलती है। इनमें बीजों की आवश्यकता भी नहीं होती है। लैंगिक जनन, इसके लिए दो संतति की आवश्यकता होती है। लैंगिक प्रजनन में नव विकसित पौधे माता पिता के समान नहीं होते हैं। फूल पौधे का प्रजनन अंग है जिसमें से यौन प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण फूल वाले पौधे जैसे हिबिस्कस, मक्का, पपीता आदि। इसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता पड़ती है। इससे उत्पन्न संतान में नए गुण पैदा हो सकते हैं और प्रजनन की प्रक्रिया के बाद ही मूल माता पिता जीवित रहते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया होती है और माता पिता दोनों की विशेषताएं विरासत में मिलती है और इनमें बीजों की आवश्यकता होती है। लैंगिक में क्या होता है? बीजों की आवश्यकता होती है और माता पिता दोनों के जरूरत पड़ता है इसमें।
स्वपरागन और परपरागन के बीच अंतर बताइए। स्वपरागन में परागन परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। और परपरागन में क्या होता है? परपरागन में परागन एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? जब पराग वर्तिकाग्र पर उतरता है तो यह अंकुरित होता है और एक पराग नली को जन्म देता है, जो वर्तिका से होकर स्त्री केसर की अंडाशय तक पहुंचती है। और जब पराग नली बीजांड तक पहुंचती है तो यह नर युग्मक को मुक्त करती है। बीजांड में एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को निषेचन के रूप में जाना जाता है। यह युग्मज बीज के अंदर मौजूद भ्रूण को बनाने के लिए कई बार विभाजित होता है। बीजों के प्रकीर्णन की विधियों का वर्णन कीजिए। हवा द्वारा प्रकीर्णन। कुछ पौधे के बीज हल्के वजन के होते हैं और उन पर कुछ बाल जैसी या पंख संरचनाएं मौजूद होती है। इस तरह के बीज हवा में उड़ते हुए दूर तक फैल जाते हैं। उदाहरण: सहजन, द्विफल, सूरजमुखी, मदार आदि के बीज। जल द्वारा प्रकीर्णन। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजीय अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, जैसे कि आपका हो जाएगा नारियल। विस्फोट द्वारा फैलाव। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और बीज क्या होता है? जनक के पादप से दूर जाकर गिरते हैं। इसके उदाहरण है एरंड और बालसम के पादप में ही ऐसा ही होता है। जानवरों द्वारा प्रकीर्णन। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं और विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिससे बीज जंतु के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। उदाहरण आपका हो जाएगा यूरेना एंड जेंथियम। इस तरह प्रकीर्णन कितने टाइप का होता है? जानवरों द्वारा, विस्फोट द्वारा, जल द्वारा और आपका हवा द्वारा। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। कली मुकुल किस में होता है? ईस्ट और हाइड्रा में। आंख किस में होता है? आलू में। खंडन विधि द्वारा कौन जनन करता है? स्पाइरोगेरा शैवाल। पंख किसका होता है? मैपिल का। बीजाणु किस में होता है? डबल रोटी के फफूंद में। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पादप का जनन भाग होता है उसका पुष्प। पुष्प में क्या होता है? पादप के जनन अंग होते हैं, जो परागन और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कर बीज और फल के उत्पादन में सहायता करते हैं। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन। निषेचन के दौरान नर युग्मक और मादा युग्मक का मेल होता है, जिससे युग्मज बनता है और एक नए जीव का विकास शुरू होता है। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है फल में। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है डबल रोटी का फफूंद। ब्रेड मोल्ड जैसे कि राइजोपस बीजाणु का उत्पादन करके प्रजनन करता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीवों में विकसित हो सकते हैं। ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती। ब्रायोफिल्म के पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं, जो गिरकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे बन जाते हैं। चैप्टर 12 यहीं पे समाप्त होता है और आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम चैप्टर 13 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू।